बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, बेशुमार दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके हाल पर। आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ, इस उम्मीद के साथ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज एक और खौफनाक कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ऑलरेडी मौजूद हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बराए मेहरबानी वीडियो को मुकम्मल देखा करें, पसंद आए तो ज़रूर लाइक किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार करना बेशक न भूलें। चलते हैं आज की ये वीडियो की जानिब, जो कि एक फैमिली का सफ़र कराची से लाहौर बाय रोड। आज से तकरीबन 15-16 साल पहले का वाक़या है ये। उनका कहना है कि तब ये मोटरवेज भी नहीं बने थे, तो हमें शौक चढ़ा हुआ था, जुनून था कि बाय रोड सफ़र करना है। तो उस दौरान हमारे साथ एक बहुत भयानक वाक़या पेश आया, बल्कि वाक़यात का भयानक सिलसिला शुरू हो पड़ा। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। मेरा नाम अतीकुर रहमान है। मेरी पिछले साल ये भी शादी हुई थी। मेरा ससुराल कराची से है और मेरा ताल्लुक लाहौर से है। अब मेरी साली की शादी थी और यकीनन वहाँ पे मेरा जाना बहुत ज़रूरी था। मेरे वालिदैन ने मेरे साथ मेरे छोटे भाई को भी भेज दिया। हम ट्रेन का सफ़र करते हुए कराची बड़ी खुशी से पहुँचे। वहाँ पे हमने शादी को भरपूर एंजॉय किया। आगे मेरे लिए एक बहुत खूबसूरत सरप्राइज़ मेरा इंतज़ार कर रहा था। मेरे ससुर साहब ने, उनकी कंपनी को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ था। उन्होंने इस खुशी में मेरे लिए गाड़ी खरीद के रखी हुई थी, जिसका उन्होंने मुझे कतई तौर पे ना बताया था। जैसे ही हमने तैयारी शुरू की, अचानक वो हमारे पास आए। मेरे पास बैठे, काफ़ी खुशगवार मूड में थे। उन्होंने कहा, बेटा मैं तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा लेके आया हूँ। मैंने कहा, अंकल आपने सबसे खूबसूरत तोहफ़ा पहले ही मेरी ज़िंदगी में दे दिया है, मुझे आपकी दुआएं चाहिए। उन्होंने मेरा हाथ थामा और मेरा माथा चूम लिया। उन्होंने कहा, बेटा तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए एक गाड़ी खरीदी है। मैं ये बात सुन के काफ़ी हैरान हुआ। मैंने कहा, आपने मेरे लिए गाड़ी खरीदी है, आपको इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? वो बहुत इसरार कर रहे थे। मेरी बेगम, जो कि उनकी बेटी साहिबा, उन्होंने अपने वालिद की जानिब देखा और उठ के उन्हें गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, बाबा आपको इस तकलीफ़ की क्या ज़रूरत थी? हम अपनी गाड़ी कुछ अरसे में ख़रीद लेंगे। उनके वालिद साहब ने कहा, नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुशी से आप दोनों को ये तोहफ़ा दे रहा हूँ। दरअसल इस साल कंपनी ने बहुत सारा मुनाफा कमाया है, तो मेरा दिल किया इसमें अपनी बेटी के लिए भी कुछ खरीदूं। असल में ये तुम्हारे शौहर के लिए है, ये भी तो मेरा बेटा है, कतई तौर पे इस पे अपना हक मत जमाना। ये मेरे बेटे के लिए है, यानी अतीक के लिए है। मेरी वाइफ ये सुन के थोड़ी सी मुस्कुराई और मजाक मजाक में मुंह भी बनाया। देखा, अब आपका ये बेटा बन गया, मेरा तो आपसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। खुशगपियाँ लगना शुरू हो गई। हम सब ने वहाँ बैठ के चाय पी और अब जाने का वक्त हो चला था, क्योंकि मुझे जाके ऑफिस दोबारा ज्वाइन करना था। सो ज़्यादा देर रुकना यहाँ गैर मुनासिब था। हम वहाँ से मगरिब के टाइम निकले। सब ने हमें दुआएं दे के वहाँ से रुखसत कर दिया। नई गाड़ी थी, बहुत एंजॉय करके सफ़र चल रहा था। शादी के दौरान काफ़ी थक चुका था। ड्राइविंग करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। छोटा भाई था, उसको इतनी ड्राइविंग आती नहीं थी। उसकी उम्र हालांकि 18-19 साल थी, लेकिन उसने अभी तक ड्राइविंग ना सीखी थी, तो मैं उसको ड्राइविंग का भी ना कह सकता था और ना ही मेरी वाइफ को ड्राइविंग करनी आती थी। रास्ते में हमने सोचा कहीं रुक के खाना खाते हैं और उसके बाद कोई होटल ढूंढेंगे और वहाँ पे रात क़याम करेंगे, क्योंकि जैसा आप सब जानते हैं कराची से लाहौर बहुत लंबा सफ़र है, 1100-1200 किलोमीटर। अगर आप बाय रोड जाएं, ट्रेन से जाएं तो भी, लेकिन अगर जहाज़ से जाएं तो वो मुश्किल 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। हमारा सफ़र बाय रोड था, जो कि हम काफ़ी एक्साइटेड भी थे। ये ज़िंदगी का पहला मौका था कि हम बाय रोड कराची से लाहौर का सफ़र कर रहे थे। रानीपुर पहुंच चुके थे। जो लोग ये बाय रोड सफ़र कर चुके हैं कराची से लाहौर या लाहौर से कराची, वो इस बात को जानते होंगे। एक छोटा सा इलाका आता है जिसका नाम रानीपुर है। हमने वहाँ पे एक ढाबा देखा। तकरीबन रात के 11-11:15 का टाइम था, बंद करने लगे थे। हमने उनकी मिन्नत समाजत की कि काफ़ी भूख लगी है। उन्होंने देखा कि मुसाफिर हैं, उन्होंने हमारी बात की शर्म हया की और हमें जो खाना मुयस्सर था वो दिया। हमने भी अल्लाह का शुक्र अदा करके पेट भर के खाना खाया। भूख से बुरा हाल था। वाइफ ने कहा, आप इन्हीं से पूछ लें क्या यहाँ पे क़याम करने के लिए कोई होटल मौजूद है। मैंने उसकी तरफ हैरत ज़दा तरीके से देखते हुए कहा, एक छोटा सा कस्बा है, भला यहाँ पे कोई होटल कैसे मौजूद होगा। उसने इसरार किया और उसके इसरार करने पे मैंने होटल के मालिक से जाके पूछा
जनाब, यहाँ रिहाइश के लिए कोई होटल मौजूद है जहाँ पे रात गुजारी जा सके? उसने कहा, यहाँ पे एक पुराना होटल मौजूद है जो कि काफ़ी खस्ता हालत में है, लेकिन मुसाफिर वहाँ पे अक्सर व बेशतर क़याम करते हैं। आपको देख के लगता नहीं कि आपको वो पसंद आएगा, क्योंकि वो काफ़ी पुराना है। हमने कहा, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है, हमने बस रात गुजारनी है। उसने हमें उस जगह का एड्रेस समझा दिया और हम वहाँ पे पहुँच गए। देखा तो वाकई हालत काफ़ी खस्ता थी। पुराना होटल था, बाहर एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। मेरी बेगम ने कहा, मुझे तो इसे देख के खौफ आ रहा है। मैंने उसे कहा, ये तुम्हारा ही मशवरा था कि यहाँ पे होटल में क़याम करना है। खैर, मैंने आगे बढ़ के दरवाज़ा खटखटाया और एक बूढ़ा सा शख्स बाहर आया। उसने कहा, जी फरमाइए। मैंने उससे बड़े अदब एहतराम से सलाम किया और कहा, हम 3 लोग हैं, मुसाफिर हैं, लाहौर जा रहे हैं, हमें रात गुजारने के लिए 2 कमरे दरकार हैं। उसने कहा, ठीक है, आपको कमरे मिल जाएंगे। बहुत मुनासिब सा किराया था। उसने कहा, आप अपना सामान लीजिए और मेरे पीछे पीछे चलते आइए। वो हमें 2 कमरे जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, उसने हमें कमरे दिखा दिए। हमने कमरों की हालत देखी तो ये देख के काफ़ी हैरान हुए कि कमरे काफ़ी साफ़ सुथरे थे। हालांकि उसमें चारपाइयाँ बिछी हुई थीं, बेड तो मौजूद नहीं थे और अटैच बाथ भी मौजूद नहीं थे। बेगम ने कहा, खैर है, रात तो गुजार ही लेंगे। कमरे साफ देख के हमें कुछ हौसला हुआ। छोटे भाई को साथ वाला कमरा दे दिया गया। मैं और मेरी वाइफ इस कमरे में क़याम करने के लिए राज़ी हो गए। उस बुज़ुर्ग से हमने कहा, क्या आप हमें चाय कहीं से मंगवा के दे सकते हैं? उसने कहा, हाँ, मैं आपको चाय ला के दे सकता हूँ, आप थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, अभी चाय का बंदोबस्त हो जाएगा। अभी तकरीबन 3 से 4 मिनट ही गुजरे थे कि वो फ़ौरन से चाय लेके आ गया। चाय बिल्कुल फ्रेश लग रही थी, उसमें से धुआं उठ रहा था। हम ये बात देख के काफ़ी हैरान हुए, इतनी जल्दी इतनी ताज़ा चाय बन के कैसे आ सकती है। और आप यकीन कीजिए, चाय थी भी बहुत मज़ेदार। छोटा भाई भी हमारे साथ बैठा था। कुछ देर हमने बातें की। अब नींद का गलबा छाने लगा। छोटे भाई से मैंने कहा, ठीक है, तुम भी जाके आराम करो। कोशिश करेंगे कि सुबह 7 साढ़े 7 बजे यहाँ से निकल जाएं, ताकि आगे सफ़र काफ़ी लंबा है और जल्द अज जल्द घर पहुँच जाएं। हम सब अपने अपने बिस्तरों में लेट चुके थे। रात के तकरीबन 1:30 बजे का टाइम होगा। अचानक से एक हल्के से खड़खड़ाहट से मेरी आंख खुल गई। मुझे ऐसे लगा जिस तरह हमारा दरवाज़ा खोलने की कोई कोशिश कर रहा है। मैंने उठ के फ़ौरन से कमरे का बल्ब जलाया, जिसकी मद्धम सी रोशनी में कदरे कुछ नज़र आ रहा था। मैं दबे कदमों दरवाज़े की जानिब गया, लेकिन वहाँ पे मुझे कोई आवाज़ महसूस ना हुई। मैंने थोड़ी देर वहीं रुक के कान लगा के ये सुनने की कोशिश की, क्या दरवाज़े के बाहर कोई मौजूद है। मुझे लगा शायद कोई चोर डकैत होगा, इस पुराने से होटल में घुस गया होगा, या शायद होटल का मालिक ही होगा जो रात को लोगों के सोने के बाद चोरी चिकारी करता होगा। या मैंने सोचा, मैं वैसे ही किसी के बारे में बदगुमानी कर रहा हूँ, ये बहुत बुरी बात है। ये सोचते सोचते मैं पीछे मुड़ा ही था कि मेरे पाँव के साथ कोई चीज़ टकराई और मैं हल्की सी चीख मार के नीचे गिर गया। मेरी चीख की आवाज़ से और नीचे गिरने से मेरी बेगम डरते उठ गई। जब हमने देखा तो वहाँ पे एक बिल्ली थी। यहाँ पे बिल्ली आखिर कैसे आ सकती है, और थी भी अच्छी खासी मोटी ताज़ी। मेरी बेगम ने कहा, आप इस वक्त वहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने उसे सारा माजरा बता दिया। उसने कहा, शायद ये बिल्ली होगी जो कमरे में घुस के कहीं सो रही होगी और अब उठ के बाहर जाने की कोशिश कर रही होगी। आप बराए मेहरबानी इसको कमरे से निकाल दें। मैं फ़ौरन उठा। कमरे का दरवाज़ा जैसे ही खोला, एक सर्द हवा का झोंका अंदर दाखिल हुआ। हालांकि उस वक्त कोई ख़ास सर्दी का मौसम भी नहीं था, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही इतना शदीद हवा का झोंका अंदर आया कि मुझे सर्दी की लहर महसूस हुई। मैं हैरान हुआ। मैंने बिल्ली को बाहर निकाला और फ़ौरन से दरवाज़ा बंद कर दिया। बेगम कहती, ये इतनी ठंडी हवा आखिर कहाँ से आई है? जैसे फ्रीज़र का दरवाज़ा आपने खोल दिया हो। हम दोनों इन वाक़यात की वजह से थोड़े से खौफज़दा हो गए थे। वो मेरी चारपाई के ऊपर आके बैठ गई। उसने कहा, आखिर ये क्या माजरा है? इस गर्म मौसम में इतनी शदीद ठंडी हवा आखिर यहाँ से कैसे आ सकती है? और यहाँ पे इतना पुराना होटल है, यहाँ पे कोई एसी या एयर कूलर भी नहीं है। आखिर माजरा है क्या? हमने खिड़की से बाहर देखा कि शायद बारिश हो रही हो, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था। वो एक खामोश रात थी। तारे निकले हुए थे और चाँद भी थोड़ा सा चमक रहा था। अभी हम इन्हीं चीज़ों में सोचों में डूबे हुए थे कि साथ वाले कमरे से छोटे भाई की ऊंची ऊंची चीखने की आवाज़ें आईं। हम दोनों का दिल दहल गया। मैं जूते पहने बगैर ही अपने कमरे से सरपट भागा
उसके दरवाजे पे पहुंचा। जैसे मैं पहुंचा, वो पागलों की तरह भागता हुआ बाहर आया, मेरे से टकराया और गिर के बेहोश हो गया। हम ये देख के काफ़ी खौफजदा हुए। मैंने बमुश्किल उसे उठाया और अपने कमरे में ले गया। उसके मुंह पे पानी के छींटे मारे, खुदा खुदा करके। उसे थोड़ी देर के बाद होश आया। जब उसे होश आया तो मेरी तरफ बहुत खौफजदा नज़रों से देख रहा था। मैंने उससे पूछा, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम इतना बुरी तरह क्यों चिल्लाए थे? उसने डरते हुए कहा, भाई मुझे लगता है इस होटल में कुछ जिन्नात वगैरह मौजूद हैं। मैंने कहा, आखिर तुम ये कैसे कह सकते हो? रात का टाइम है, तुम्हारी भाभी भी मौजूद है। खुदा रहा ऐसी बातें मत करो, वरना रात गुजारनी मुश्किल हो जाएगी। छोटा भाई, जिसका नाम बिलाल है, बोला, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ मेरे साथ अंदर जो वाक़या हुआ है वो बहुत काफ़ी खौफनाक था। मैंने कहा, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? मैंने कहा, मैं अपनी बिलाल ने मुझे बताया कि मैं गहरी नींद सो रहा था। मैंने अपने ऊपर चादर ली हुई थी। उसकी आदत थी जब तक ऊपर चादर न ले उसे नींद ना आती थी। बहुत सारे और लोगों की भी आदत है। उसने कहा, मुझे अचानक कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। मेरी आंख खुल गई और थोड़ी देर के बाद ही मेरे ऊपर से खुद ही चादर खिसकना शुरू हो गई। मैं ये देख के काफ़ी खौफज़दा हुआ। मैंने चादर को खींच के अपने ऊपर लेना चाहा, लेकिन किसी ने ज़ोर से चादर मेरे ऊपर से खींच दी। मैं उठ के बैठने वाला था कि एक बिल्ली जंप मार के मेरे ऊपर आ गई। या आप मेरे चेहरे पे उसके खरोच का निशान दे सकते हैं। हाँ, उसके चेहरे के ऊपर खून की एक लकीर बनी हुई थी। जिस तरह बिल्ली का नाखन आपके चेहरे या बाजू या हाथ पे लगे तो एक खून की लकीर बन जाती है। ये देख के मैं काफ़ी खौफज़दा हुआ और चिल्लाता हुआ जब मैं बाहर दरवाजे पे पहुंचा तो मुझे नहीं पता था कि आप मौजूद हैं। आपके साथ टकराया और मारे खौफ के गिरते ही बेहोश हो गया। अब मुझे खुद बताएं, भला बिल्ली चादर खींच सकती है, वो भी इतनी ताकत से कि मैंने अपनी पूरी ताकत से चादर अपनी तरफ खींची हो, लेकिन चादर खुद ब खुद खिसकती हुई मेरे ऊपर से उतर गई और उसके फ़ौरन बाद ही एक बिल्ली ने मेरे ऊपर जंप किया। भाई ने पूछा, बिल्ली आखिर किस रंग की थी? उसने कहा, भूरे से रंग की बिल्ली थी, काफ़ी मोटी ताज़ी बिल्ली थी। मैंने उसे बताया कि अभी थोड़ी देर पहले ही वो बिल्ली हमारे रूम में मौजूद थी। मैं भी उसे टकरा के नीचे गिर पड़ा था। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि वही बिल्ली बंद दरवाजे से तुम्हारे कमरे में जा चुकी हो? हमने बाहर जाके भरपूर तरीके से कमरे का जायज़ा लिया। खिड़की तो बाहर की जाने मौजूद नहीं थी, न ही दरवाजे में कुछ ऐसा सुराख था कि बिल्ली अंदर जा सकती हो। अब हम दोनों को भी इस बात पे वहम होने लगा, यकीनन ये होटल एक हॉन्टेड होटल है, इसमें जन्नात और बदरुओं का बसेरा है। हम अभी तीनों ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक दरवाज़ा खटखटाया। हम सहम गए। मैं उठा और दरवाजे की जानिब चलता हुआ खामोशी से पूछा, कौन है? आगे से कोई आवाज़ नहीं। फिर दरवाज़ा दोबारा खटखटाया गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो आगे लालटेन लिए खड़ा वो बूढ़ा चौकीदार खड़ा था। मैंने कहा, आप इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उसने कहा, मुझे ऊपर से काफ़ी शोर सुनाई दिया। मैंने कहा, जाके खैरियत दरियाफ्त करूँ। उसका चेहरा सपाट था और अजीब सी वहशतनाक हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे मौजूद थी। मैं हैरान होकर पूछता हुआ दरवाज़ा बंद कर दिया, नहीं सब खैरियत, ऐसा कुछ भी नहीं है, बराए मेहरबानी आप जाके आराम कीजिए। वो बूढ़ा मुड़ा। उसने मुड़ते हुए एक दफ़ा मेरी तरफ देखा। उसके देखने में अजीब शैतानियत थी, लेकिन मैंने उसे इग्नोर करते हुए दरवाज़ा बंद करके ध्यान से अच्छी तरह कुंडी लगा दी। सोना तो दूर की बात, यहाँ पे बैठना भी मुहाल हो रहा था। पे दर पे अजीबो गरीब वाक़यात हमारे साथ पेश आ रहे थे। हमने तो ये सोचा था कि थकावट की बुरी हालत है, रात यहाँ पे गुजारेंगे और सुबह फ्रेश होकर यहाँ से सफ़र शुरू करेंगे। थोड़ी देर के बाद अचानक से खिड़कियों के पट हवा का ज़ोरदार झोंका अंदर आया हो और फिर खुद ब खुद ज़ोरदार तरीके से बंद हो गए। मैं और बिलाल दोनों खिड़की की जानिब भागे। खिड़कियाँ ऐसे बंद थीं जिस तरह कभी खुली ही ना हो। ये काफ़ी खौफनाक बात थी। मेरी बेगम तो मारे डर के कांप रही थी। उसने मुझे कहा, अब हमारे साथ क्या होगा? हमारी तो जान को यहाँ पे ख़तरा है। मैंने उसे कहा, बराए मेहरबानी तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह सब ठीक करेगा, हिम्मत रखो। थोड़ी देर के बाद दोबारा से वो बिल्ली उस कमरे में हमारे बेड के ऊपर बैठी हुई थी। ये चीज़ काफ़ी खौफनाक थी। मेरी बीवी खौफज़दा होकर मेरे साथ चिपकी हुई थी। बिलाल भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। आखिर वो छोटा सा 19-20 साल का बच्चा था, उससे मैं और क्या तवक्को कर सकता था। मेरी भी खौफ से बुरी हालत थी, लेकिन मजबूर था। अगर मैं भी डर शो करता तो हम तीनों की बुरी हालत हो जाती और ये हमारी जान के लिए भी खतरनाक हो सकता था। अब इतनी भी हिम्मत ना थी कि बिल्ली के पास जाते और उसे बाहर भगा देते।
वो आराम से बेड के ऊपर बैठी या चारपाई के ऊपर बैठी अपने पाँव को चाट रही थी, जिस तरह पाँव के ऊपर बहुत अच्छी कोई चीज़ लगी हुई हो। इस तरह बिल्लियाँ खाने के बाद अमूमन अपने पाँव चाटती हैं। हम तीनों खौफ से बहुत परेशान थे, लेकिन बिलाल ने देखते ही देखते अपनी जूती उतारी और दे बिल्ली को मारी। बिल्ली को ज़ोर से जूती लगी, लेकिन वो टस से मस ना हुई, जैसे वो जूता ना हो, कोई रुई का गोला हो जो बिल्कुल बेवज़न होता है और बिल्ली से टकराया हो। ये चीज़ देख के मारे खौफ के हमारी बुरी हालत हो गई। हम आखिर करें तो क्या करें। हम तीनों ये बातें करने में मशगूल थे, एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। पलक झपकते ही वो बिल्ली वहाँ से गायब हो गई। इतनी देर में फजर की अजानों का टाइम हुआ, अजानें शुरू हो गईं। हम तीनों ने दरवाज़ा खोला, बाहर जाके वज़ू किया और नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो गए। दुआ की, या अल्लाह ये रात किसी न किसी तरह गुजार दे और हम खैर वाफियत से यहाँ से चले जाएं। नमाज से फारिग होते ही मैंने अपनी बेगम और बिलाल से कहा, जल्दी जल्दी बैग उठाओ, हम यहाँ से अभी भागेंगे। अगर हम यहाँ रुक गए तो हमारे लिए बहुत ख़तरा साबित हो सकता है। ये बातें करते हुए दोनों ने बैग उठाए और हम सरपट वहाँ से कमरे से निकलते हुए भाग खड़े हुए। सीढ़ियाँ उतरते हुए मेरी बेगम का पाँव मुड़ा और वो 2-3 सीढ़ियाँ नीचे लुढ़कती हुई चली गई। खुदा का शुक्र है कि सिर्फ 2-3 सीढ़ियाँ रह गई थीं, लेकिन उसके पाँव में बुरी तरह मोच आई थी। मैंने उसे जैसे तैसे करके वहाँ से उठाया और गाड़ी तक लेके चला गया। हमने होटल का दरवाज़ा, जो पुराना दरवाज़ा था, उसको फ़ौरन से खोला और बाहर की जानिब भाग खड़े हुए। कहते हैं जब मुसीबत आती है तो अपने साथ 2-3 और मुसीबतें लेके आती है। गाड़ी के पास पहुँचे तो उसका टायर पंक्चर था। ऐसा लग रहा था जिस तरह किसी ने शरारत की हो और जानबूझ के टायर पंक्चर किया हो, क्योंकि कील साफ नज़र आ रहा था जो कि टायर में मौजूद था। मैंने फ़ौरन से कील बाहर निकाला। टायर चेंज करने का टाइम नहीं था। मेरी बेगम का बायां पाँव बुरी तरह दर्द कर रहा था। मैंने उससे कहा, जैसे तैसे करके स्टीयरिंग पे बैठो, मैं और बिलाल पीछे से धक्का लगाते हैं और कम से कम गाड़ी को मेन रोड तक लेके जाते हैं। वहाँ पे ट्रैफिक का कुछ ना कुछ निज़ाम होगा तो वहाँ पे टायर चेंज कर लेंगे। उसने बड़ी मुश्किल से स्टीयरिंग संभाला। मैंने उसे कहा, तुमने सिर्फ स्टीयरिंग सीधा रखना है। मैंने और बिलाल ने बहुत मुश्किल से जैसे तैसे करके 10 मिनट तक लगातार धक्का लगाया और हम एक मेन रोड पे पहुंच गए। तब तक हल्की हल्की रोशनी भी हो चुकी थी। हम दोनों ने थोड़ी देर सांस लिया, पानी वगैरह पिया और फिर गाड़ी का टायर चेंज किया। पीछे मुड़ के देखा तो उस होटल से धुआं सा उठ रहा था, जिस तरह वहाँ पे आग लगी हुई हो। आप यकीन नहीं करेंगे कि देखते ही देखते वो पूरा होटल शोलों में बदल चुका था। आखिर ऐसा अचानक क्या हुआ कि जैसे ही हम वहाँ से निकले पूरा होटल आग की लपेट में आ चुका था। हमने टायर चेंज किया और अल्लाह का नाम लेके अपने सफ़र पे चल पड़े। हमें आज तक इस बात की समझ ना आई कि आखिर उस होटल में हमारे साथ ही क्या माजरा पेश आया। मेरी बेगम का पाँव कुछ दिन के बाद बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन अब भी हम जब भी उस रात को याद करते हैं तो हमारे खौफ के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यदि आज की कहानी पसंद आई हो तो बर में लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।